तो ह्यूमन के अलावा बहुत सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं जिनके डीएनए सीक्वेंस के बारे में अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ जो उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट पा सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में, जैसे नॉन ह्यूमन मॉडल में जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सिनोरैप्टिलिस एलिगेंस है, ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है, ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई प्लांट्स में राइस और अरेबिडोप्सिस एक होता है। इस तरह से जो है कि इनके सीक्वेंस के बारे में पूरी मालूम हो चुका है कि इनका डीएनए सीक्वेंस कैसे होता है, और इसका हम बहुत तरीके से यूज भी करते हैं इंडस्ट्री में, या फिर मेडिसिन बनाने में, या फिर एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, बहुत तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मेजर अप्रोचेस हैं, 2 मेथड्स हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला मेथड है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस यानी जीन का जो एक्सप्रेशन करें, तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। उन सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो अपने आप को आरएनए के फॉर्मेशन में, आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ऐसे सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना क्या बोला जाएगा? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स या ईएसटी। दूसरा इसमें मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्लाइंड अप्रोच है, तो इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई सीक्वेंसिंग होती है। सिंपली सीक्वेंसिंग करते हैं होल सेट ऑफ जीनोम की, पूरे जीनोम की हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं इसमें, जिसमें कि आप जानते हैं कि जीन के ऊपर बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, बहुत सारे नॉन कोडिंग भी होते हैं। सारे जीन्स कोडिंग नहीं होते। तो नॉन कोडिंग का मतलब जो नॉन एक्सप्रेसिंग है। हमने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो ऊपर वाला था, इसमें देखा था कि वो सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं इस मेथड में। लेकिन यहाँ पे हम होल सेट ऑफ जीनोम करते हैं, पूरा, हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं इसमें। तो पूरे कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो उनके डिफरेंट रीजन्स हैं उनका फंक्शन क्या है। माने जीन्स है तो जीन्स में कौन सा जीन कहाँ पे है और उस सीक्वेंस से क्या इफेक्ट आता है, क्या फंक्शन है उसका, कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से पूरी चीज को, सीक्वेंसिंग को जानने को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। ओवरऑल सीक्वेंस, टोटल जीनोम, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कोडिंग या नॉन कोडिंग, ऐसा नहीं, पूरे सीक्वेंस को जानना। और ये जो सारी सीक्वेंसिंग होती है, इसमें हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं कि टोटल डीएनए ऑफ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर है, और पूरे डीएनए का एक साथ सीक्वेंसिंग करना, आइडेंटिफाई करना, उसको बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको पहले स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं उसका, रैंडम फ्रेगमेंटेशन। ये कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम स्पेसिफिक पॉइंट से ही करें। तो स्मॉलर साइज में हम लोग उसको रैंडमली फ्रेगमेंटेशन करते हैं। पहले तो हम सेल से आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद क्या करेंगे? सुटेबल वेक्टर्स के ऊपर उसको अटैच करेंगे, और अटैच करके सुटेबल होस्ट के अंदर एंट्री कराएंगे। वेक्टर और होस्ट के बारे में आप समझ जाएंगे। वेक्टर का मतलब वेक्टर डीएनए से है यहाँ पे, वो डीएनए जिसके ऊपर इस डीएनए को हम लोग लोड करते हैं। जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए होता है, वो एज ए वेक्टर वर्क करता है। तो उसका काम क्या है कि वो तेजी से क्लोनिंग करता है। तो अगर हम किसी डीएनए सीक्वेंस को उसके ऊपर अटैच कर दें और उसके बाद सुटेबल होस्ट यानी किसी बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए को एंट्री करा दें, तो वहां पे वो तेजी से मल्टीप्लिकेशन करेगा, और बहुत ही कम टाइम में हमको बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। तो अगर हमारे पास डीएनए सेगमेंट एक है और हम उसको किसी वेक्टर पे अटैच करके किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में लोड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? बहुत कम टाइम में हम बहुत सारे उसकी कॉपीज पा जाएंगे। कॉपीज पाने से ये फायदा होता है कि हमारे पास एक मास कलेक्ट हो जाता है कि हम आसानी से उसकी स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार डैमेज हो गया या पूरी तरह से नहीं बना है, तो दूसरे से तीसरे से हम लोग कर लेंगे। तो क्लोनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सिक्वेंसली कुड बी सीक्वेंस विद ईच। मतलब बहुत सारा, कोई चीज एक पीस हमारे पास हो और बहुत सारी हो, तो उससे क्या फायदा होगा कि हमको ईजी होगा स्टडी करने में। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने फ्रेगमेंटेशन किया और डीएनए में कहीं पे कुछ फ्रेगमेंट टूट गया या छूट गया, तो जब क्लोनिंग कराते हैं तो वो अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। तो ये फायदा होता है क्लोनिंग से कि हमको एक तो नंबर ऑफ डीएनए मिल जाएंगे, दूसरे
उसमें जो भी डिफॉर्मिटी है, जो भी टूट फूट है, फ्रेगमेंट्स में कहीं भी डैमेज है, वो कंप्लीट फॉर्म में मिलेगा, तो हमको फिर उससे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है। तो जो कॉमनली यूज्ड होस्ट हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया और ईस्ट है। और वेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, वेक्टर्स जिसके ऊपर की डीएनए को अटैच करते हैं, उसमें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सब क्या है, वेक्टर हैं जिनके ऊपर हम अटैच करते हैं डीएनए को। और डीएनए को अटैच करते हैं तो फिर इनके क्रोमोसोम के साथ साथ, बैक्टीरिया या ईस्ट के क्रोमोसोम के साथ साथ, प्लाज्मिड के साथ साथ जो डीएनए हमने अटैच किया है उसका भी साथ साथ उसमें क्लोनिंग होता जाता है। ये मेथड आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे लोड करते हैं, कौन से एंजाइम यूज करते हैं और किस तरह से उनमें एंट्री कराते हैं, किस तरह से उनमें क्लोनिंग होती है। इसके अलावा फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने एक प्रिंसिपल किया था, उसका डेवलपमेंट किया था मेथड का, प्रिंसिपल का, कि जिसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस्ड हो जाते हैं यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंसिंग कर देता है उनकी। और वो सीक्वेंसिंग कैसे कर लेता है, सीक्वेंसिंग इसलिए कर पाता है वो कि जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं वो क्या होते हैं, वो उनमें डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे डीएनए है, ये इसका ऐसे फ्रेगमेंट है ये, तो यहाँ पे कुछ कोड होंगे इस तरह से और कुछ कोड यहाँ पर होंगे, इसके बाद यहाँ 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 यहाँ, ये तो है ही नाइट्रोजनस बेस का। तो जब भी डीएनए में फ्रेगमेंटेशन होता है, आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो डीएनए है आपका, तो जब भी इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है क्या होता है, इसमें एक अलग से पार्ट ऐसे बन जाता है, एक एंड इधर है एक इधर है, इसे ओपन एंड बनता है इसके अंदर। तो ओपन एंड बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे दूसरा डीएनए का फॉर्मेशन, या इस सीक्वेंस से हम डीएनए को, फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तरह का ये डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है, इसके बारे में भी आप आगे डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए सीक्वेंसर होता है वो इन्हीं सेगमेंट्स को, ये जो एंड्स हैं इनको, इनसे डीएनए को आइडेंटिफाई कर लेता है और आइडेंटिफाई करके फिर उनको अलग कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब डीएनए दो उसमें हेलिक्स हैं, दोनों हेलिक्स जब भी ब्रेक होता है डीएनए, तो वो इस तरह से होता है कि उसमें टू एंड बन जाते हैं, ओपन एंड बन जाते हैं। और ये ओपन एंड को आसानी से डीएनए सीक्वेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और उसी हिसाब से अलग अलग टाइप के डीएनए को सेपरेट कर देता है। तो इस तरह से डीएनए सीक्वेंसर की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के डीएनए को अलग कर सकते हैं, उनका अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दीज सीक्वेंसेज वेयर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वेयर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। तो इस डीएनए सीक्वेंसर की हेल्प से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग पूरा डीएनए को, एक तो हम लोग ने उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद उनकी सीक्वेंसिंग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वाज कंप्लीटेड ओनली बाय इन मई 2006। क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंसिंग पूरी हो सकी वो मई 2006 में होगी। तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में क्रोमोसोम है लगभग सबकी सीक्वेंसिंग हुई उस जीन प्रोजेक्ट के टाइम पे। ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जब चला तो उसमें जितने भी हमारे क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि आप जानते हैं, उन सारे क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। यानी हमें पता है, या नॉलेज है हमारे पास कि कौन से क्रोमोसोम में, कौन सा डीएनए में कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम सारे इनकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। और जो जैसा कि आप लोग, हमने अभी ऊपर सारे मेथड डिस्कस किया, तो इसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका कि डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसे होगी। और डीएनए सीक्वेंसिंग में क्रोमोसोम नंबर 22 वाज फर्स्ट डिकोडेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रोमोसोम था जो कि डिकोडेड हुआ वो क्रोमोसोम नंबर 22 था। और क्रोमोसोम नंबर 1, जैसा कि हमने बताया, लास्ट डिकोडेड था मई 2006 में। ये हमारा क्रोमोसोम जो था, क्रोमोसोम नंबर 1, वो कंप्लीटेड हुआ उसका सीक्वेंसिंग। यानी ये जरूरी नहीं है कि क्रोमोसोम का जो नंबरिंग किया गया है वो सीक्वेंसिंग के हिसाब से नहीं किया गया है कि कब कौन सा सीक्वेंस हुआ उसी हिसाब से नंबरिंग कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अलग चीज़ थी, क्रोमोसोम की नंबरिंग पहले ही हो चुकी थी। तो इसमें क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम नंबर 22 वाज फर्स्ट डिकोडेड एंड क्रोमोसोम नंबर 1 वाज लास्ट डिकोडेड। ठीक है, तो जो कि हमने बताया मई 2006 में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से
जो जितने भी क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग हुई उसमें कितने क्रोमोसोम हुए, 22 तो ऑटोसोम हुए और एक्स और वाई क्रोमोसोम हुआ। चूंकि ऑटोसोम हुए उसमें ये माना गया कि ऑटोसोम 22 पेयर्स हुए तो वो दोनों लगभग एक ही जैसे सीक्वेंस मिले उनके अंदर। तो इस तरह से पूरा ये सीक्वेंसिंग हुई डीएनए की